आज हम जानेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, आप सभी ने पहले पढ़ा था कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। अब कूलम ने क्या स्टडी किया कि ये जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है, इसका मैग्नीट्यूड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बारे में उसने अपने इस लॉ में बताया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो मान लेते हैं मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो कूलम ने क्या स्टडी किया, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये ध्यान रखना होगा हमें। अगर हमें चार्जेस प्लस में है माइनस में है तब भी हमें उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इनकी Q1 इसका मैग्नीट्यूड, Q2 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाइड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये जो फोर्स होगी ये डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसे हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसे हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या मतलब हुआ इसका। फर्स्ट पार्ट है आपका F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अगर चार्जेस बड़े हैं मीन्स उनका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बड़ा होगा, फोर्स बड़ी होगी। सेकंड पार्ट में क्या है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब है अगर r बड़ा होगा तो F कम होगा। ठीक है, जितने दूर आप चार्जेस रखोगे उतनी कम फोर्स होगी, जितने नज़दीक आप चार्जेस रखोगे उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा k। तो ये बन जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर k क्या चीज़ है, वेयर k इज कूलम्स कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, SI ले रहे हैं, CGS ले रहे हैं, उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। नंबर 2 रहेगा नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस,
दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है, ग्लास है, वाटर है, क्या आपने मीडियम ले रखा है, उसके ऊपर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई सिस्टम में। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम ये जो के की वैल्यू होती है ये होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसे कैसे प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, एप्सिलॉन। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या चीज़ है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन क्या चीज़ होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी क्या चीज़ है, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है, एप्सिलॉन आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा लॉ क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपने अभी पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, तो ये बन जाएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहा। ठीक है, इन एसआई सिस्टम एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो इसके बारे में आप डिटेल अगले लेक्चर में जान लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो देयरफॉर अगर हमें एसआई सिस्टम में कूलम्स लॉ को लिखना है तो कैसे लिखना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जगह 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन जाता है हमारा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। अभी मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या इसे हम परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम भी कहते हैं। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में जानते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रहती है हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो यूनिट्स बने हैं इसको निकालते हैं। यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये कैसे निकलेंगे, अभी आपने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसका SI यूनिट निकालता हूँ, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना बनेगा,
1/4 आपका एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एफ का यूनिट आपने पढ़ रखा है न्यूटन, चार्ज का यूनिट आपने पढ़ रखा है कूलम, Q2 भी एक चार्ज है, इसका यूनिट भी होगा कूलम, और R एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया इसका SI यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी आपने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4πf Q1 Q2/R²। तो अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकलेगा? 1/f का डायमेंशनल फॉर्मूला डालना होगा, क्योंकि 4π नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। Q1 इनकी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, Q2 भी चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और R मतलब डिस्टेंस होता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ भरते हैं और कैलकुलेट करते हैं। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। ठीक है, दूसरे चार्ज का भी सेम ही रहेगा AT। फोर्स का आप सबने पढ़ रखा है ML/T-2। ठीक है, R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का होता है L, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इन सबको कंबाइन करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं M की। M केवल एक जगह है तो इसे ऊपर ले जाकर बन जाएगा M-1। L की बात करते हैं, L कितने हैं हमारे पास? एक ये है, दो ये हैं, तो ये बन जाएगा L3, लेकिन जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा L-3। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम कितने हैं हमारे पास? देखो, 2 टाइम ऊपर हैं, ठीक है, और ये बन जाएगा T²। जब नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा आपका +4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। अब बात करते हैं A की, तो A हमारे पास 2 बार है तो ये बन जाएगा आपके पास A²। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास M-1 L-3 T4 A²। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब जानते हैं CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा था उसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो इन CGS सिस्टम जो स्मॉल k रहेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू होती है 1/K। ठीक है, इन CGS सिस्टम। और यहाँ पर K जो है वो क्या चीज़ है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो फिर आप उसको वहाँ अच्छे से समझना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन CGS सिस्टम कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा आपके पास? F = 1/K Q1 Q2/R²। ये इन CGS सिस्टम बन जाएगा। अब CGS सिस्टम में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी, इसलिए हम इसे एयर के लिए, फॉर एयर K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा आपका, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास F = क्या बन जाएगा? अगर 2 चार्जेस एयर में रखे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास Q1 Q2/R²। ये हमारा CGS सिस्टम में है। तो अभी हमने जाना कूलम्स लॉ के बारे में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में